गुड मॉर्निंग बेटा। हमने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है, फीचर डिस्कस कर लिए हैं, मेरिट डिस्कस कर लिया है और लिमिटेशन पर थे। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करा देती हूँ फर्स्ट लिमिटेशन से। अगेन देखें, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन क्या है। मेरिट हमने पढ़ ली है, तो लिमिटेशन तो होगी। ऐसा कोई कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं होता है जिसमें कोई लिमिटेशन, यानी कोई ना कोई कमियां ना हो, वही लिमिटेशन होगी। ठीक है, तो हर एक टॉपिक में लिमिटेशन तो है ही, कोई लिमिटेशन से ऐसा नहीं है कि फ्री है। हर टॉपिक में कोई ना कोई आप लिमिटेशन पढ़ोगे। चलिए देखते हैं, क्योंकि कंपनी भी एक पर्सन ही है, आर्टिफिशियल पर्सन है। जब एक पर्सन हो गई तो कुछ तो इसमें लिमिटेशन होगी, कोई तो डिफिकल्टी या हम कहेंगे डिसएडवांटेज कुछ तो होंगे, नेगेटिव पॉइंट। वो नेगेटिव पॉइंट ही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे 1 to 4 मैंने करा दिए थे, एक बार फिर रिपीट करा देती हूँ। लिमिटेशन क्या है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए, सबसे पहले लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में काफी डिफिकल्टी है, क्योंकि कंपनी का फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन कराना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होती है। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इटसेल्फ वेरी डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव है। बहुत से मैनी डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर कराने होते हैं, डिपॉजिट कराने होते हैं। द कंप्लीशन ऑफ दिस लीगल फॉर्मेलिटीज, अब इस लीगल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करना होता है, और ये इनको कंप्लीट करने में ही, कंप्लीट करने के दौरान ही बहुत ज्यादा टाइम और मनी तो क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। दीज डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने ये बताया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं कि किस क्या ऑब्जेक्टिव है संस्था का। ठीक है, सब कुछ इसमें क्लियर होता है, क्या उद्देश्य है, किस क्या बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, नेचर भी बताइए, क्या उद्देश्य है, कितनी कैपिटल आप लगा रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट है, किस कौन से लेवल पर चलने वाला है, सब कुछ इसमें गिवन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है किसी भी बिजनेस के लिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, रूल बताता है। रूल यानी इस ऑब्जेक्टिव को आप कैसे प्राप्त करोगे। कुछ रूल होंगे ना जो आपने खुद ही बनाए होंगे, कुछ तो एक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है लीगल, और कुछ आप खुद भी फॉलो करेंगे। वो क्या है, वो सारे शो करने होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इसके बाद आता है प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस ये बेटा पब्लिक कंपनी है, वो जारी करती है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक के लिए जारी किया जाता है। प्रोस्पेक्टस में सब कुछ गिवन होता है, कंपनी की सारी डिटेल होती है। जैसे स्कूल का प्रोस्पेक्टस उठा लीजिए, सारी डिटेल होगी, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है उसमें आपको, तो सारी डिटेल होती है प्रोस्पेक्टस में। तो ये 3 चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट है मेन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये तो कंपल्सरी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस है। ये सब अगर कंपैरिजन किया जाए इससे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, इतने ज्यादा नेसेसरी नहीं है जितने ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका होना जरूरी है, इस डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, वरना आप भूल जाइए कि कोई कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो ये होना जरूरी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, बाकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस है, ये भी संस्था यूज करती है। पब्लिक तो करती है, क्योंकि उसको तो शेयर जारी करने होते हैं, प्रोस्पेक्टस की जरूरत होगी ही। ठीक है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी करेगी, लेकिन जो प्राइवेट होती है तो उसके लिए एक ऑप्शन है। ठीक है, वो जारी नहीं करती, करे तो करे अदरवाइज नहीं, लेकिन ये तो जरूरी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए, अब आता है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ दीज फॉर्मेलिटीज। अब इन्हीं फॉर्मेलिटीज के डर से, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें कंज्यूम करना पड़ेगा आपको, टाइम और मनी भी लगेगी, मनी का भी तो है रोल, मनी कितनी है। मैनी पीपल डोंट थिंक ऑफ स्टार्टिंग। अब बहुत से व्यक्ति इसको स्टार्ट करने में घबराते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी उनको फेस तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए वो कहीं ना कहीं स्टार्ट करने के लिए विलिंग नहीं होते। इसके बाद आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। और बेटा आपने पढ़ाई है, जहां प्रॉफिट के रास्ते ज्यादा वहां रिस्क तो उठाना पड़ेगा, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, हेडेक तो आपको लेनी पड़ेगी। लेने के लिए तैयार हो तो प्रॉफिट के रास्ते भी खुलेंगे, इसलिए तो ये डिफिकल्ट है इसका फॉर्मेशन। इसके बाद है लैक ऑफ सीक्रेसी। हाँ जी, सीक्रेसी का तो अभाव है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट पब्लिक कंपनी को तो पब्लिश करना ही पड़ता है अपने अकाउंट। प्रोस्पेक्टस में तो सब कुछ गिवन होगा। ठीक है, मैन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सब कुछ रजिस्ट्रार को देने ही पड़ते हैं, इसलिए एनीबडी कोई भी उस डॉक्यूमेंट को दे सकता है एक प्रेस्क्राइब फी के बाद। इन दिस में नथिंग कैन रिमेन, इस प्रकार कुछ भी सीक्रेट नहीं रह जाता कंपनी में। तो हम कह सकते हैं इसके कंपैरिजन में, अगर हम
सोल ट्रेड और पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में पढ़े तो वो ज्यादा बेटर माना जाता है अगर सीक्रेसी देखी जाए, क्योंकि सोल ट्रेड में तो एक ही व्यक्ति है, बनी रहेगी। सीक्रेसी पार्टनरशिप है तो उन्हें पता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर ही कार्य करना है, तो सीक्रेट तो बनाए रखते हैं वो खुद ही, तो सीक्रेट बाहर नहीं जाता। लेकिन यहाँ तो सीक्रेसी नहीं बनी रहती क्योंकि इनको अपने शो करने ही पड़ते हैं, पब्लिश करने ही पड़ते हैं अकाउंट और सारी डिपॉजिट, बहुत से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें लैक ऑफ मोटिवेशन, जी मोटिवेशन का तो लैक है इन दी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ओनरशिप मैनेजमेंट दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। ओनरशिप यानी आपने शेयर्स खरीदे वो हो गई ओनरशिप, मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट संभाल रहा है, दोनों को अलग कर दिया जाता है, दोनों सेपरेट है। The owner of company hand over the management of company to a few shareholder who are called director। जो कंपनी के ओनर है, शेयर होल्डर है, वो भाई कंपनी का भार दे देते हैं, ठीक है। एक जो जिसे हम किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्टर। डायरेक्टर संभालता है कंपनी का भार, मैनेजमेंट संभालने लग जाता है। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ सैलरी क्लास पीपल, वो सैलरी लेता ही है और तब वो कंपनी को स्पेशल एक्टिविटी यानी कंपनी में क्या क्या होता है, कंपनी बड़े लेवल पर चल रही है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है, फाइनेंस चाहिए होता है, मार्केटिंग करनी होती है, परचेजिंग है, बहुत सी एक्टिविटी करनी होती है, इसे बोलते हैं सारी एक्टिविटी यानी फंक्शन कंपनी। तो दीज पीपल सर्टेनली कैन नॉट वर्क विद द इंटरेस्ट, और ये तो सैलरी पर्सन है, कहीं ना कहीं देखा जाता है, ठीक है, कि जैसा बेटा जिसका जो बिजनेस है, ठीक है, हम ओनर है, मेरा खुद का व्यवसाय है, मुझे पता है डूब गया तो मैं ही डूबूंगी, सैलरी वाला पर्सन कहाँ डूबेगा, नहीं डूबेगा, ठीक है। बस यह है कि उसको सैलरी देने में डिफिकल्टी फील होगी, लेकिन उसे ये तो पता है मैं तो डूबूंगा नहीं, जैसा भी है लेट मिलेगी सैलरी तो मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पीपल जो है वर्क इतने इंटरेस्ट या उत्साह से नहीं करते जैसे कि एक ओनर खुद करता है, अगर हम सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में देखें। आगे मेन कॉजेज इज द लैक ऑफ डायरेक्ट मोटिवेशन, अब इसी के कारण जो है मोटिवेशन का अभाव हो जाता है। और दूसरा ये मेन रीजन है कि यहाँ पे डायरेक्ट मोटिवेशन एम्प्लॉय को मोटिवेशन का अभाव है। कैसे? दे नो दे इफ द वर्क विद मोर एफिशिएंसी, उन्हें पता है, अगर एम्प्लॉय को ये पता है, ठीक है, एम्प्लॉय जो सैलरी पर्सन है उन्हें पता है कि अगर वो कार्य कर भी रहे हैं, इफ दे वर्क विद मोर एफिशिएंसी होता है बढ़िया तरीके से कार्य करना, कोई वेस्टेज नहीं, यानी पॉजिटिव रिजल्ट ही आ रहा है जब वो कार्य कर रहे हैं, उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। मैं कह रही हूँ आप में एफिशिएंसी है कार्य करने की, तो यानी आप उसमें वेस्टेज नहीं करोगे कार्य में, ठीक है। मैंने आपको कोई कार्य दिया है, ठीक है, कोई भी कार्य, चाहे कोई प्रोजेक्ट दिया है, मैं कह रही हूँ आप में पूरी एफिशिएंसी, आप इसको कर सकते हो। मैं एफिशिएंसी वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप उस कार्य को बढ़िया तरीके से करोगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी आपको फील भी नहीं होगी और आप उसमें कोई वेस्टेज नहीं करोगे, तो वो कहलाई जाती है एफिशिएंसी। द रिवार्ड विल गो ओनली टू दी ओनर, और इन्हें पता है कि अगर काम बढ़िया भी होगा, मोर एफिशिएंसी से साथ कार्य भी करेंगे, तो नाम तो ओनर का ही होता है, रिवॉर्ड एक तरीके से ओनर को ही मिलना है, ओनर का ही नाम होना है। दिस चेक देम टू वर्क मोर एंड विद ग्रेटर एफिशिएंसी, चेक यानी रोकना, यही चीज उन्हें रोकती है ग्रेटर एफिशिएंसी से काम करने के लिए। अगर कोई भी काम मैंने आपको दे दिया लेकिन आपको पता है, ठीक है, काम आप करके दोगे और नाम मेरा होगा, ठीक है, मैंने दे दिया अपना काम आपको और आपने काम बहुत बढ़िया तरीके से किया और नाम तो मेरा होना है, आपका कहीं नाम इंडिकेट होना ही नहीं है, वो चीज कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट कर देगी आगे से काम करने के लिए, क्योंकि एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, व्यक्ति का नाम भी होना चाहिए। यहाँ व्यक्ति ने इतनी मेहनत करी, एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है, लेकिन नाम किसी और का, यही चीज उसको क्या कर देती है, डीमोटिवेट कर देती है, मोटिवेशन का अभाव हो जाता है। इसके बाद आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का क्या बना रहता है, कंट्रोल, क्योंकि कंपनी है, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होती है और टाइम टू टाइम अकाउंट जो भी है उसको शो करने ही होते हैं, लीगल रूल भी फॉलो करने होते हैं, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल तो बना ही रहता है। और गवर्नमेंट का तो वैसे हर जगह ही कंट्रोल है, ऐसा तो है नहीं हर इलीगल एक्टिविटी को वो ऑब्जर्व करती है, कहाँ इलीगल एक्टिविटी है, यानी कोई भी बिजनेस है तो वो लीगली रूप से ही चले, तो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल तो चलता ही रहता है, ठीक है। दिवाली का समय है, आप देखा करो कितनी ज्यादा चेकिंग चलती है कि किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो, क्या है इन सबको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल ही तो बोलते हैं। गवर्नमेंट एक तरीके से कंट्रोल कर रही है, ठीक है, ताकि और वो कोई कंट्रोल मतलब कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना उसे बोलते हैं। तो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल इज अनदर ड्रॉबैक है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को। वेरियस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज, यानी लगे होते हैं इन दी परफॉर्मेंस ऑफ डे टू डे एक्टिविटी, बहुत से रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं
इंक्लूड द ऑब्जर्वेंस ऑफ बहुत से लीगल रूल्स फॉलो करने होते हैं, सेंडिंग वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट को समय समय पर देनी होती है, रजिस्ट्रार को समय समय पर देनी होती है क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो गया है। कंपल्सरी ऑडिट तो करना होता है, अंकेशन ऑडिट मतलब अकाउंट को भाई अकाउंट बनाना, ये तो करना ही होता है। और पब्लिश भी करनी पड़ती है, एनुअल अकाउंट भी पब्लिश करने होते हैं ताकि ये आम जनता है, जनरल पब्लिक है, जिन्होंने पैसा दिया हुआ है, उन्हें पता तो हो क्या चल रही है स्थिति। विच चेक दी ग्रोथ ऑफ कंपनी, कहीं ना कहीं ये चीज वैसे इतना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन कुछ तो नेगेटिव पॉइंट बनाना ही है। जो गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा हो जाता है तो कहते हैं ना कि दूसरे का प्रेशर ज्यादा आ रहा है उनका काम करने में, कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फीस लोगी। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल, क्योंकि बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटी लीगल रूल है, रूल के अंतर्गत दायरे में रहकर ही हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यही रोक लगा देता है किस पर, ग्रोथ पर। ठीक है, कोई भी कार्य है, आपको मैंने कोई कार्य दे दिया, चाहे कि कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया, लेकिन मैं बार बार इंटरफेयर कर रही हूँ उसमें, ग्रोथ होगा ही नहीं आपका, आप वो कार्य बढ़िया तरीके से करेंगे नहीं, क्योंकि इंटरफेयर करना किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं है। वो अपना कार्य बेहतरीन तरीके से करना ही चाहता है, फिर भी अगर ज्यादा हस्तक्षेप होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है। Similarly, it is difficult job to change the objective and authorized capital of company. डिफिकल्ट भी हो जाता है यहाँ चेंज करना, ऑब्जेक्टिव चेंज करना है, कंपनी चेंज होना चाह रही है, यानी अपने मान लीजिए डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाह रही है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन होता है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट को, ठीक है, यानी एक ही लाइन में नहीं रहना, कोई दो लाइन में आ जाना, ठीक है, वो कहलाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक के साथ स्टील पर भी आ रही है, ठीक है, उसका भी कार्य कर रही है, तो कुछ चेंजेस लेकर आना चाह रही है, तो अब उसके लिए भी अलग से लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो चेंज करना है वो डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ऑथोराइज कैपिटल ऑफ कंपनी, ऑथोराइज कैपिटल को चेंज करना डिफिकल्ट। अब ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, ऑथोराइज कैपिटल यानी कंपनी के ऑथराइज कैपिटल कहते हैं कि कितना वो कैपिटल से स्टार्ट करना चाह रही है संस्था को। ठीक है, यानी अपने जीवन काल में मान लीजिए, इसे बोलते हैं शेयर्स कैपिटल, कितने शेयर जारी करना चाह रही है। मान लीजिए उसने 1 करोड़ तक का रखा है, ठीक है, तो उसने ऑथोराइज कैपिटल 1 करोड़ तक की पहले शो करनी पड़ेगी, कितने आप जो है शेयर जारी करोगे, ठीक है, कितने शेयर से मनी आएगी, तो आपने 1 करोड़ तक का शो कर दिया, अब ऑथोराइज कैपिटल 1 करोड़ हो गई, तो 1 करोड़ से ज्यादा आप जारी नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहलाई जाती है। तो उसको आप चेंज करना चाह रहे हो, आप और मनी लेना चाह रहे हो, भाई आपको जरूरत इससे ज्यादा हो गई, लेकिन अब उसको चेंज करना, ऑथोराइज कैपिटल को, ऑथोराइज मतलब अधिकृत, आपको पूरा अधिकार मिल गया, ये आप जारी कर सकते हो। ठीक है, शेयर जारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको अधिकार तो होना चाहिए शेयर जारी करने का, तो कितने जारी कर रहे हो, तो एक लिमिट तो होनी चाहिए, वो आप बताइए तो सही, कंपनी है बताएगी तो सही कि क्या ऑथोराइज कैपिटल है उसकी, कितना वो जारी करना चाह रही है। ठीक है, तो इससे ज्यादा कैपिटल वो नहीं जारी कर सकती है, इससे शेयर जो है ज्यादा नहीं कर सकती, और अगर चेंज करना चाहे, अब इसको चेंज करना चाहे तो फिर उसको लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, बहुत सी डिफिकल्टी उसे फेस करनी पड़ जाएगी, इसे बोलते हैं एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। all these things reduce the एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंपनी। ये सारी ही चीजें क्या कर देती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है चेंजेस करना, कि संस्था में कुछ चेंजेस करना है, रिड्यूस कर देती है। लीगल एक्सपर्ट हैव गॉट टू बी अपॉइंटेड, हालांकि जो कंपनी है लीगल एक्सपर्ट को भी क्या करती है, अपॉइंट करती है, ठीक है, ताकि कंपनी को सेव कर सके। ठीक है, लीगल एक्सपर्ट भी अपॉइंट किए जाते हैं ताकि कंपनी को विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट स्ट्रेंगल होल्ड यानी शिकंजे से छुटकारा मिल सके। ऑफ कोर्स इज वेरी कॉस्टली, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। ठीक है, जैसे सीए इन सब की भी हेल्प लेती है, तो किस लिए, ताकि गवर्नमेंट के जो शिकंजा है, गवर्नमेंट के हम दाव पेच में ना फंस सके, कोई भी ऐसा रूल नहीं तोड़े जो शायद हमारे लिए डिफिकल्टी फील कर दे, इसलिए जो है अपॉइंट करना होता है। वो बहुत कॉस्टली भी होता है वो, क्योंकि वो अच्छी पेमेंट लेकर जाते हैं ये सारे एक्सपर्ट। अब आता है डिले इन डिसीजन। डिसीजन में क्या डिले, क्विक डिसीजन कैन बी टेकन इन केस ऑफ सोल ट्रेड। बेटा अब आता है डिले इन डिसीजन, डिमेरिट डिले तो होगा डिसीजन में, क्यों, अगर हम सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में देखें, सोल ट्रेड में तो अकेला व्यक्ति ले लेगा अपने आप डिसीजन, पार्टनरशिप में क्या है, कोई बात नहीं, कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर भी ले लेंगे। अगर कहीं ना कहीं कंपनी में देखे, कंपनी तो बहुत डिफिकल्ट है, देखे कैसे, इट टेक मोर टाइम टू टेक डिसीजन इन दी कंपनी। कंपनी में बहुत ज्यादा टाइम, क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है क्या लेने में, डिसीजन लेने में।
इट इज बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यानी यहाँ पे जो एक लेवल होता है, जैसे एक टॉप लेवल होता है, मिडल लेवल होता है, ठीक है, लोअर लेवल होता है। टॉप लेवल पर ये सारे शेयर होल्डर ओनर आ जाते हैं, ठीक है। मिडल लेवल पर जो मैनेजर आ जाते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जब प्रोडक्शन का कार्य तो उसका एक मैनेजर है, ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर मिडल लेवल। लोअर लेवल पर एक सुपरवाइजर आ जाता है। सुपरवाइजर कौन होता है, नाम सुना होगा, सुपरवाइजर फॉर्म जो लेबर यानी जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, फिजिकली वर्क, ये तो सारे मेंटली इनका वर्क जाता है, और लेबर क्या करता है, फिजिकली वर्क करता है, ठीक है। यूनिट आपको मोबाइल बनवाना है, मोबाइल कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मोबाइल बनाएगा कौन, ये लेबर ही तो बनाएगा, यही तो कार्य करेगा। तो लेबर पर ये सारे कंट्रोल करते हैं। तो ये लेवल बना होता है, टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, ठीक है, और नीचे थर्ड लोअर लेवल है। तो कोई अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वेरियस लेवल से कंसल्ट करना ही होता है, मीटिंग बैठानी होती है। इट इज बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, विभिन्न प्रकार के लेवल होते हैं मैनेजमेंट है। एंड कॉलिंग ऑफ मीटिंग, मीटिंग भी बैठानी होती है टू गेट अ रेजोल्यूशन यानी समाधान करने के लिए। पास बाय टेकिंग अ डिसीजन, कोई भी डिसीजन है उसका समाधान करना है तो विभिन्न प्रकार की मीटिंग बैठानी पड़ती है। चाहे लेबर है, लेबर ने बेटा स्ट्राइक कर दी, लेबर ने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक किस लिए कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं बोनस अच्छा मिले इस साल, अच्छा बोनस मिले, चाहे उनकी वेजेस सैलरी कुछ भी आप कहे बढ़ाई जाए, इसको लेकर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो लेबर ने स्ट्राइक कर ली, ठीक है। लेबर की जिम्मेदारी, लेबर को संभालता कौन है, लोअर लेवल यानी जो सुपरवाइजर है, ठीक है। तो लेबर ने कहा है हम स्ट्राइक करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल को पता चल जाएगा, क्योंकि इसके कांटेक्ट में है। लोअर लेवल किसको बताएगा, मिडल को बताएगा, मिडल किसको बताएगा, टॉप को बताएगा। बेटा एक स्केलर चेन चलती है, ये नहीं है कोई भी किसी से बातें कर लेगा, ठीक है। ये आप स्कूल में भी आते हो, वहां भी स्केलर चेन चलती है। स्केलर चेन मतलब एक अथॉरिटी की चेन चल रही है। आप क्लास में बैठे हो, ये थोड़ी आप बिना मेरी पर, मैं क्लास में हूँ, आप बैठे हो, बिना मेरी परमिशन के क्लास से निकल गया, आप सीधा डायरेक्टर सर के ऑफिस में एंटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप पहले मुझसे परमिशन लेते हैं, रिसेप्शन पर जाते हैं, वहां परमिशन लेते हैं, फिर आपको अंदर एंट्री मिलती है। ऐसे थोड़ी सीधा उठे और जहां मन चाहे वहां चल दिया, ऐसा नहीं होता। ये वो कहा जाता है एक स्केलर चेन, ठीक है। ये फॉलो करनी होती है। हम भी हमें भी कोई आगे आगे जो है फ्लो करना होता है कोई इन्फॉर्मेशन, तो हम भी अपने कोऑर्डिनेटर से कहते हैं, कोऑर्डिनेटर फिर प्रिंसिपल मैम को, प्रिंसिपल मैम आगे, ठीक है, तिवारी सर है, अगर उनसे कहना है तो वहां तक फ्लो करती है। ये नहीं डायरेक्टली, जरूरत हो तो ठीक है डायरेक्टली कह देते हैं, वरना फ्लो ऐसे ही चलता है, ऐसे नहीं कोई भी किसी से जाकर बोल दे, ठीक है। सबको पता होना चाहिए इसका फायदा क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन है लेबर के तो भैया सबको पता होना चाहिए। लोअर लेवल है, मिडिल लेवल, टॉप लेवल की ये मुद्दा चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है, इसमें बोलते हैं मैनेजरियल लेवल। तो यहाँ पर बेटा जब कोई डिसीजन है, मान लीजिए जब कोई भी डिसीजन लेना है तो टॉप, मिडल है, लोअर लेवल है, जरूरत है तो अब मीटिंगें बुलानी ही पड़ती है। टॉप लेवल तो मिडल लेवल से जुड़ा ही रहता है, तो अब एक साथ मीटिंग बैठानी पड़ सकती है, हो सकता है दोनों ही बैठाए। तो बैठाने के लिए इतने सारे व्यक्ति कलेक्ट होंगे, फिर एक डिसीजन लिया जाएगा, तो देखिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेना है, रेजोल्यूशन करना है, समाधान करना है, तो मीटिंग बैठानी पड़ती है। इट इज इम्पॉसिबल टू, इसलिए क्विक डिसीजन नहीं लिए जा सकते कंपनी में। मैनी टाइम इट डज हैपन दैट सम प्रॉफिटेबल, और कई बार ऐसा होता है कि क्विक डिसीजन नहीं लेने के अभाव में हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, और वो हाथों से निकल जाए। कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है हाथों में, और अभी तो हम डिसीजन ले रहे हैं कि इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे, इस संस्था के साथ रिलेशन बैठाए या नहीं बैठाए, अभी तो इससे डिसीजन चल रहा है। इतने तो वो किसी और संस्था को अपने साथ कहीं ना कहीं मिला लेगी, चली जाएगी आपके साथ, आपकी अपॉर्चुनिटी उसके साथ। चलिए, तो ये कहलाया जाता है डिले इन डिसीजन। इसके बाद आता है ऑल्गेरिक मैनेजमेंट, यानी यहाँ कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही मैनेजमेंट चला जाता है। वैसे तो हम कहते हैं डेमोक्रेटिक ही सिस्टम है, सब व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, शेयर होल्डर है, मैंने मनी दी है तो उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है, रियल में रियलिटी अलग है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी तो अलग होती ही है। हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पढ़ा जी, सारा ही काम करता का, ये सब करता का है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है कि करता है, मान लीजिए दादाजी है तो वो ही करता धरता, वो ही एक्चुअली सारे ही कर रहे हैं, औरों का कोई रोल ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बाकी सारे भी मिलकर ही कर रहे हैं, डिसीजन में सब इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। और हो सकता है कि करता आपके दादाजी है, मान लीजिए करता, तो वो नहीं ले रहे बल्कि डिसीजन कोई और डिसीजन ले रहा है, वो खुद उसको मान रहे,
ऐसा रियल लाइफ में हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो लीगली रूप से है हम वो पढ़ रहे हैं बुक में। तो देखिए क्या है, ओलिगार्किक मैनेजमेंट फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम पर बेस्ड है, बट इट इज ओनली एन आई वॉश। लेकिन हम देखते हैं ये तो आई वॉश बेटा, आंखों का जो है, आंखों का धोखा है। अ कंपनी इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ये तो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पे मैनेजमेंट एक लोकतांत्रिक रूप से चल रहा है, ठीक है। Ordinarily, it is said that shareholder collectively elect their representative, but in reality, वैसे हम देखते हैं, क्या देखते हैं, वैसे हम यही पढ़ते हैं कि जो शेयर होल्डर है कलेक्टिवली रूप से इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, बट इन रियलिटी मोस्ट ऑफ शेयर होल्डर डोंट नो वेयर दी हेड ऑफिस ऑफ दी कंपनी। वैसे हम देखते हैं कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्टर भी है, चलिए, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट किए जाते हैं सब मिलजुल कर, बट रियलिटी अलग है। शेयर होल्डर डोंट नो अबाउट, बहुत से शेयर होल्डर को तो यही नहीं पता होता कि उनका हेड ऑफिस कहाँ है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैंने शेयर में पैसे लगा दी, मुझे कुछ नहीं पता, बाकी मैंने भी लगा दिए बस, मुझे कोई इसके बारे में अभी नॉलेज ही नहीं, हेड ऑफिस क्या है कुछ खास जानकारी नहीं है, बस शेयर खरीद लिए, चाहे किसी संस्था के हेल्प से खरीद लिए। तो ये बोला जाता है ओनरशिप तो मुझे मिल ही गई, मैं ओनर तो मान ही जाऊंगी, मुझे एक आइडेंटिटी तो मिल गई, लेकिन मुझे कहाँ पता है कि हेड ऑफिस कहाँ है, ठीक है। और कंपनी डज नॉट डू इट, और क्या है क्या नहीं करती, ओनली सम पीपल ही जिनका मेजर चांस यानी मेजर शेयर होता है, यानी कंपनी में मनी ज्यादा इन्वेस्ट होती है, वही एक तरीके से रियल ओनर माने जाते हैं, ठीक है। वही ज्यादा शेप कर रहे हैं, वही ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। दे हैव अ कंट्रोल ओवर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर भी कंट्रोल होता है। देयर आर ओनली अ फ्यू पीपल हु मैटर, केवल कुछ ही व्यक्ति होते हैं, हु मैटर, एंड दी अदर शेयर होल्डर आर जस्ट पपेट, कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो मेनली डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, बाकी तो सारे एक कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं, बाकी सारे शेयर होल्डर एक कठपुतली है और ऐसे ही कार्य कर रहे हैं, उनका कोई खास रिलेशन नहीं है, बस उनको आइडेंटिटी तो मिली हुई है लेकिन खास रोल वो अदा कर भी नहीं रहे हैं। इसे बोलते हैं लोकतांत्रिक मैनेजमेंट, कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही मैनेजमेंट चला गया, यानी पावर कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ गई ओनरशिप की, और वही चला रहे हैं, वो ही कर रहे हैं, उस पावर का फायदा उठा रहे हैं, बाकी फायदा उठा नहीं रहे, नहीं उठा रहे तो वो उनकी ही प्रॉब्लम है। अब आता है कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर में कन्फ्लिक्ट, इट इज इन दी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में देयर इज सिंगुलर सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ क्लैशिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर बिजनेस, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस के फॉर्म में देयर इज रेगुलर सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहता है, क्योंकि इन्वेस्टर यानी हम इन्वेस्टर बेटा, हम है, हम जो मनी देते हैं उनमें कोई ना कहीं झगड़े चलते रहते हैं डिविडेंड को लेकर, ठीक है, कि डिविडेंड कंपनी द्वारा कैसा दिया जाएगा, मैंने मनी दिया है, ठीक है, शेयर में, तो कैसी मुझे रिटर्न मिलेगा। चीफ इन्वेस्टर इन दी कंपनी इंक्लूड, चीफ यानी महत्वपूर्ण इन्वेस्टर, इसमें कौन है इन्वेस्टर, जो मनी दे रहा है, एक तो शेयर होल्डर है, एक डिबेंचर होल्डर है। बेटा देखिए जो कंपनी है वो शेयर भी जारी करती है और एक डिबेंचर भी जारी करती है, ठीक है। शेयर क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर मेनली रूप से इसमें आप जब इस पर मिलता है इंटरेस्ट आपको, ठीक है, आप अगर इनमें मनी दोगे आपको मिलेगा इंटरेस्ट, शेयर में मनी दोगे तो आपको जो रिटर्न ही मिलना है बेटा, इस पर भी रिटर्न मिलना है, ये भी रिटर्न मिलना है, 1 लाख रुपए इसमें भी दे रहे हो, 1 लाख रुपए इसमें भी दे रहे हो, रिटर्न तो कुछ मिलना है। जो शेयर पर रिटर्न मिलेगा वो डिविडेंड का रूप है, ठीक है। 1 लाख रुपए चाहे डिबेंचर में दे दो, 1 लाख रुपए चाहे शेयर में दे दो, शेयर में आपको 1 लाख रुपए पर जो रिटर्न है ज्यादा आएगी और डिबेंचर में कम मिलेगा, और जो वो मिलेगा वो किसका फॉर्म बोला जाता है, इंटरेस्ट का। यानी जो डिबेंचर होते हैं बेटा 2 प्रकार से जो है यहाँ जारी की जाती है, एक तो शेयर जारी किए जाते हैं, एक डिबेंचर जारी किए जाते हैं, ठीक है। शेयर पर डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर पर क्या, डिबेंचर लोन माने जाते हैं, तो लोन के साथ हमेशा कौन सा वर्ड यूज होगा, मैंने बताया था इंटरेस्ट वर्ड यूज होगा, कौन सा वर्ड यूज होगा, इंटरेस्ट। तो डिबेंचर पर इंटरेस्ट मिलता है। अब अंतर क्या है बेटा, जहां इंटरेस्ट वर्ड यूज होता है ना वहां आप समझ लीजिए वहां सिक्योरिटी आएगी, वहां क्या आएगी, सिक्योरिटी। तो अभी फिलहाल हम शेयर डिबेंचर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, कि डिबेंचर पर इंटरेस्ट मिलता है, 1 लाख रुपए चाहे डिबेंचर में दीजिए चाहे शेयर में दीजिए, ठीक है। रिटर्न जो होगा वो अलग अलग आएगा, डिबेंचर पर रिटर्न कम मिलेगा अगर 1 लाख रुपए डिबेंचर में दिया है, और शेयर होल्डर में अगर 1,000 शेयर्स में 1 लाख रुपए दिए तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। भाई ऐसा क्यों है, दिए तो मैंने 1 लाख रुपए ही, अब चाहे मैं डिबेंचर में दूं चाहे शेयर्स में दूं, मैंने तो अपनी तरफ से 1 लाख रुपए दिए, तो फिर मुझे शेयर्स में ज्यादा पैसा क्यों मिल रहा है, रिटर्न मुझे यहाँ पे ज्यादा क्यों मिल रहा है, यहाँ पर कम क्यों मिल रहा है। तो बेटा इसका मेन रीजन क्या है,
जहां ज्यादा रिस्क उठाओगे, जहां ज्यादा रिस्क उठाओगे वहां आपको क्या मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट। तो ये शेयर में अगर मनी दिए ना आपने तो आप रिस्क उठा रहे हो, जितना रिस्क उठाओगे उतना प्रॉफिट, उतना रिटर्न मिलेगा। यहाँ रिस्क नहीं उठा रहे, यहाँ तो रिस्क कम है आपका, इसलिए यहाँ रिटर्न कम मिल रहा है। तो बिजनेस की तो ये एक बेटा, बिजनेस में तो एक रूल ही है, जितना प्रॉफिट उठाओ, जितना रिस्क उठाओगे उतना प्रॉफिट है। शेयर में मैंने 1 लाख रुपए दिए, मैंने रिस्क उठाया, मैंने रिस्क क्या उठाया है, मान लीजिए संस्था को प्रॉफिट नहीं होता है, मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। मैं शेयर में पैसे इसलिए दे रही हूँ बेटा, फिलहाल कंसीडर तो यही किया जाता है कि मनी की कंपनी प्रॉफिट में ही चल रही है, यही कंसीडर किया जाता है कंपनी प्रॉफिट में ही चलेगी। यही तो, हम ये थोड़ी कहते हैं कि कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, लॉस में चल रही, कुछ साल चलेगी, फिर प्रॉफिट में तो आएगी, यूं थोड़ी है कि लॉस में ही चलती जा रही है। तो शेयर में देना काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर लॉस हो गया तो हो सकता है आपको कोई डिविडेंड नहीं मिले, और डिविडेंड की यहाँ रेट निश्चित नहीं होती। अब शेयर में कई टाइप होते हैं, फिलहाल मैं एक कंबाइंड लाइन बता रही हूँ, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होती, डिविडेंड कितना भी मिल सकता है, ज्यादा कम कितना मिल सकता है, लेकिन यहाँ इससे तो ज्यादा मिलेगा, ये पूरी श्योरिटी है, इंटरेस्ट से ज्यादा मिलेगा। और डिबेंचर में क्या होता है, अगर आपने मनी दी है ना अपने, तो आपको एक सिक्योरिटी देगा, कौन, कंपनी सिक्योरिटी देगी। तो डिबेंचर के लिए उसके पास फिक्स असेट्स का होना जरूरी है, यानी वो सिक्योरिटी जारी करेगी कि हाँ जी सिक्योरिटी, आपके पास सिक्योरिटी आ गई है, ठीक है, आप पूरा श्योर है, अगर मनी नहीं मिली तो कुछ तो सिक्योरिटी। यहाँ तो कुछ नहीं मिलना बेटा, यहाँ बस आपने मनी दे दी, एक तरीके से अपने रिश्तेदार को मनी दे दी बस, और सामने वाला कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा। ये तो वो वाली बात हो गई, आपने अपने घर में कोई जो है मनी दे दी है, सामने वाला कुछ भी सिक्योरिटी नहीं दे रहा है। रिटर्न अगर बाय चांस कोई लॉस में चला गया तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे, ये वो वाला रिस्क हो गया, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है, और डिबेंचर में क्या हो गया, यहाँ तो सिक्योरिटी दे दी जाएगी, ठीक है, अगर इंटरेस्ट नहीं दे पाया, उसका रिटर्न नहीं दे पाया, तो ठीक है, ये सिक्योरिटी तो है, इसका तो यूज होगा। केस कर सकते हैं, यहाँ पर केस कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट जो है टाइमली पेमेंट नहीं करते, या उनका रिटर्न, ठीक है, वो संस्था से जा रहे हैं, संस्था का समापन हो रहा है, उनका रिटर्न करना है, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों देना है, सबसे पहले नहीं दिया तो वो केस कर सकते हैं। लेकिन इस शेयर वालों को, शेयर होल्डर को कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैंने 2-3 लाइनें बता दी ताकि थोड़ा सा आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, शेयर जारी करती है, डिबेंचर है, शेयर में रिस्क उठाना पड़ता है इसलिए ज्यादा प्रॉफिट है, डिबेंचर में रिस्क कम होता है इसलिए प्रॉफिट यहाँ कम है, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिबेंचर होल्डर डिजायर दैट मैक्सिमम मनी शुड बी कैप्ड इन रिजर्व। अब क्या चाहते हैं शेयर होल्डर, चाहते हैं कि मैक्सिमम उनको डिविडेंड मिले, बल्कि डिबेंचर होल्डर चाहते हैं कि उन्हें मैक्सिमम क्या मिले, मनी शुड बी कैप्ड इन रिजर्व, रिजर्व में रखी रहे। ये डिबेंचर होल्डर चाहते हैं कि ज्यादा मनी रिजर्व में रखी जाए। वो तो डिविडेंड चाहेंगे शेयर होल्डर, हाँ जी डिविडेंड मिले, डिबेंचर होल्डर चाहेंगे रिजर्व में ज्यादा पैसा रख लीजिए, रिजर्व में तो रखना पड़ेगा ताकि इनका डिबेंचर होल्डर का टाइमली पेमेंट कर दो, ये चाहते हैं इन दिस वे। क्योंकि इन बेटा ये इंटरेस्ट पर तो रेट नहीं बढ़ा सकते, इनका इंटरेस्ट फिक्स है, अगर 10% है ना 10% ही मिलेगा, ये बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन शेयर पर कोई भी रेट फिक्स नहीं है, 10 भी मिल सकती है, 20 भी, कोई कितनी भी जा सकती है। ठीक है, डिपेंड करेगा, ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा डिविडेंड, कोई नहीं है रेट इस पर। लेकिन डिविडेंड पर तो, लेकिन डिबेंचर पर फिक्स है कि अगर 10 है, अगर 8% है तो 8% मिलेगा, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं मिलने वाला इंटरेस्ट। तो अब ये उसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, बस फिर ये कहेंगे कि भाई थोड़ा सा रिजर्व में ज्यादा पैसे रखते रहिए, बाय चांस मनी की जरूरत होती है तो हमारा भाई टाइमली पेमेंट आप करते रहो। इन दिस वे रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है शेयर होल्डर में भी, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी, एंड मैनेजमेंट एंड दी वर्कर, सब में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। वर्कर भी चाहते हैं उन्हें अच्छा बोनस मिले, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी, भाई इन्हें भी अच्छी सैलरी है, वैसे ये भी शेयर खरीदते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनको भी अच्छी सैलरीज है, अच्छा मैनेजमेंट चलता रहे, शेयर होल्डर को अच्छा डिविडेंड, कहीं ना कहीं सब में ये क्या चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि जितने ज्यादा मेंबर बेटा कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहेगा उतना, तो ये कहलाया जाता है कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर। अब ये था बेटा सारी लिमिटेशन। अब इसके बाद आता है कंक्लूजन क्या है। मैंने यहाँ थोड़ी सी डिटेल इसलिए बता दी ताकि आपको आगे डिफिकल्टी फील नहीं हो। कंक्लूजन, द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है अचीव मोर पॉपुलैरिटी इन स्पाइट ऑफ मैनी लिमिटेशन। इसकी बहुत सी लिमिटेशन है, फिर भी इसने बहुत सी अचीवमेंट गेन किया, हाँ जी, क्योंकि लार्ज स्केल पर तो यही चलेगी। इट इम्पोर्टेंट इंक्रीज पर्टिकुलरली फॉर लार्ज स्केल बिजनेस के लिए तो यही बेटर है। वेयर मोर कैपिटल एफिशिएंट मैनेजमेंट स्टाफ आर रिक्वायर, लेकिन इसमें बहुत मैनेजमेंट की जरूरत होती है, मैनेजरियल स्टाफ, अच्छी मैनेजमेंट है, आपको अच्छी सैलरी पैकेज चाहिए तो जाइए कंपनी में।
इट कैन बी सेड विद रेफरेंस टू डिफेक्ट ऑफ कंपनी, लेकिन कुछ तो डिफेक्ट है इसमें, हाँ जी, लिमिटेशन तो है ही, लेकिन डिफेक्ट इसके शॉर्टकमिंग ऑफ दीज पीपल हु एस्टैब्लिश द कंपनी रेदर देन दोज ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। फिर भी शॉर्टकमिंग जो इसकी डिफिकल्टी है, कहीं ना कहीं ये नहीं कि सिर्फ डिफिकल्टी के कारण लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, डिफिकल्टी होने के बावजूद भी लोग इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क भी उठा रहे हैं तो प्रॉफिट भी इसमें ज्यादा है। ये कंक्लूजन है, कंबाइंड आप कुछ भी लिख सकते हैं कंक्लूजन। अब यहाँ पर अंतर आता है बेटा, कंपनी और पार्टनरशिप में क्या अंतर है। देखिए कंपनी और पार्टनरशिप में क्या अंतर है। इट इज स्टैब्लिश कंपनी, इट इज कंट्रोल अंडर दी, बेटा ये याद होना चाहिए अच्छे से, कंपनी का एक्ट कौन सा है 2013, अब जो प्रेजेंट में चल रहा है वो क्या है 2013, ठीक है, और 2013 के अकॉर्डिंग ही इसने ओपीसी का निर्माण करा, यानी 1 पर्सन कंपनी। वैसे तो हम पढ़ते हैं 1 पर्सन है तो सोल ट्रेड है, उसका कोई कंपनी नहीं हो सकता, लेकिन वो सोल ट्रेड नहीं करना चाहता, वो तो एक कंपनी बनाना चाहता है। 1 पर्सन, एक ही मेंबर होता है उसमें, एक ही शेयर होल्डर हो गया, एक ही इन्वेस्टर हो गया, खत्म, ठीक है। तो उसका प्रावधान 2013 से ही शुरू हुआ, इसलिए तो एक्ट 2013 आया। पार्टनरशिप वैसे इसका पुराना एक्ट 1956 रहा है, और अब जो कंट्रोल एक्ट है इसका 2013। आपको याद होना चाहिए दोनों ही, पुराना कौन सा था और अब नया कौन सा चल रहा। पार्टनरशिप का 1932 फॉर्मेशन, हाँ जी, लॉ के अंतर्गत होगी स्थापना। पार्टनरशिप स्टैब्लिश बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो पार्टनरशिप बन गई। यहाँ पर जरूरी नहीं है इसका आप रजिस्ट्रेशन कराएं, पार्टनरशिप में हमने पढ़ ही लिया था, लेकिन कराना जरूरी हो जाता है, एक थोड़ी सी श्योरिटी के लिए, थोड़ी सी सिक्योरिटी के लिए कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो बेटा इसका अंडर लॉ के अंतर्गत हुआ ही नहीं ना, एक्ट के अंतर्गत नहीं हुआ, है ही नहीं, कंपनी खत्म। पार्टनरशिप तो क्या है, कोई बात नहीं, 2 व्यक्ति आपस में मिल गए, आपस में मिलकर म्यूचुअली रूप से पैसा जो है लगा रहे हैं बिजनेस में और अपना काम शुरू कर रहे हैं, और चाहे ओरली एग्रीमेंट कर लिया उन्होंने, यहाँ पर मतलब ऑनेस्ट खुद ही दिखा रहे, दोनों ऑनेस्टी खुद ही दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भी तो पार्टनरशिप है, ठीक है, वो पार्टनरशिप का तो रूप है ही। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन कंपनी का कंपल्सरी, ये नहीं तो है ही नहीं कंपनी, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट एसेंशियल, और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन एसेंशियल नहीं होता है, और कराते हैं तो क्या होता है, अच्छा माना जाता है। इसके बाद बेनिफिट होता है, अगर आप कराते हैं तो यूजफुल होता है। नंबर ऑफ मेंबर ध्यान दीजिएगा, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, ध्यान दीजिएगा मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है, मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 बेटा लिखा हुआ है एज पर कंपनी एक्ट 2013। अगर 1956 के अकॉर्डिंग देखे तो बेटा इसमें संख्या बहुत कम थी, अप्रोक्स बस 50 ही हुआ करते थे, ठीक है, इतने ही हुआ करते थे मैक्सिमम, बस इतनी संख्या में। लेकिन अब क्या है, संख्या बढ़ा दी गई है, ठीक है, संख्या बढ़ा दी गई है। अब इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। मैक्सिमम जो है मेंबर कितने हो सकते हैं, 200, यानी जो पैसा लगाने वाला है ना इन्वेस्टर, वो 200 तक संख्या में हो सकता है। 2 तो होने ही चाहिए जिन्होंने मनी लगा के अपनी शुरुआत कर रहे हैं इस कंपनी को, लेकिन 200 तक भी बढ़ सकते हैं वो, ठीक है, चाहे अपने रिश्तेदार को जोड़ लिया, फ्रेंड, कहीं से किसी को भी आपने जोड़ लिया हो। लेकिन पब्लिक में तो कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट तो पहले से ही थी। नो लिमिट मतलब यहाँ तो हम आ गए, जनरल पब्लिक आ गए, तो जनरल पब्लिक तो कितनी भी हो सकती है, कोई भी इसमें एंटर कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो शेयर जारी किए जाएंगे, तो इसलिए नो लिमिट है। और मिनिमम कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 200 बेटा कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आया है, लेकिन इससे पहले ये संख्या कम थी, ठीक है। यहाँ पर पार्टनरशिप में देखे तो बस मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कितने होते हैं 50। अगर ये 50 से 51 कर दिया पार्टनरशिप इलीगल, 2 से 1 कर दिया पार्टनरशिप इलीगल। इलीगल मतलब वो है ही नहीं पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप का रूप नहीं कहा जाएगा। तो यह बेटा डिफरेंस कंपनी और पार्टनरशिप का अब इसके बाद मंडे को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में अंतर दिया गया है। देखिए, हाँ जी, बस इसके बाद बेटा अब सीधा टॉपिक डिस्कस होगा पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी क्या है। आज मैंने थोड़ा सा आपको शेयर्स के बारे में बता दिया है, और इसके बाद पब्लिक प्राइवेट कंपनी के बाद हम ओपीसी का ही डिस्कशन करेंगे मंडे को। आज मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता दिया ताकि आपको पता हो शेयर क्या है, डिबेंचर्स क्या है, क्योंकि आगे भी बताना है।
अब जब टॉपिक शुरू होगा पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, तो वहां आप मुझसे ज्यादा क्वेश्चंस राइज नहीं करेंगे, डिबेंचर क्या है, शेयर्स क्या है, क्योंकि मैं यहाँ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, फिर एक बार पब्लिक के भी बारे में बता देती हूँ। जो 1956 है, 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग केवल दो ही कंपनियां होती थी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। फिर कौन सा एक्ट आ गया, 2013, क्योंकि एक व्यक्ति भी चाहता था कि वो कंपनी का एक फॉर्म दे ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसलिए 2013 एक्ट आया और उसने ओपीसी की स्थापना करी। ठीक है, तो ओपीसी अब अस्तित्व में आया 2013 के एक्ट के कारण। तो इन सब का हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी मंडे को। प्राइवेट पब्लिक कंपनी, प्राइवेट पब्लिक कंपनी होती क्या है वो काफी आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं है अब आगे, बस थोड़ा सा ही टॉपिक रह गया इसका, और ओपीसी का ही टॉपिक है, बस मंडे को हम ये फिनिश करा देंगे। आई होप इतना टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।